नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसीएस पाठशाला पर। और 10 मिनट की सीरीज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, 10 मिनट की सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाल ही में अनाउंस्ड COP27 के बारे में। COP27 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 27 का मतलब है कुछ ईयर को शो कर रहा होगा, और ये 27, 26, 25 ये जो होते हैं ये इनके क्या मतलब है, और इनसे जुड़े हुए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि कार्बन न्यूट्रल होना क्या है, कार्बन जीरो हो जाना ये क्या है, नेट जीरो क्या है, फाइनेंस बजट क्या है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कॉप से रिलेटेड हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कई बार तो डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं कि कॉप की बैठक हुई कहाँ पे। तो हम आपको आज इन सभी बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। ये 10 मिनट की सीरीज हर दिन मॉर्निंग सुबह 6 बजे आपको मिल जाती है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो ज़रूर चैनल के साथ जुड़ जाएं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि COP27 की जो बैठक हो रही है वो इजिप्ट में हो रही है 2022 की, ठीक है। और इजिप्ट में जो जगह है, आप इस जगह को देख सकते हैं, मतलब आगे भी इसका वो है, जिसे आप शर्म अल शेख लिखा हुआ है। ये जगह है इजिप्ट में जहां पर कॉप की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27th मीटिंग हो रही है। अभी 27th मीटिंग का कोई भी रिजल्ट क्या मिला क्या नहीं मिला, इसके डिक्लेरेशन जैसे ही आ जाएंगे हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। और जरूर इस पर चर्चा करेंगे क्या मिला क्या नहीं। लेकिन हमेशा जब कभी 27th मीटिंग होती है तो वो हमेशा 26th मीटिंग के लक्ष्य को लेकर के आगे उस पर डिस्कस होता है कि जैसे जो लक्ष्य 26th में बनाया गया था उसको कितना पाया गया और हम कितने सफल और कितने असफल रहे। तो निश्चित तौर पर 27th वाली जो मीटिंग है, ठीक है, वो इस बात को जरूर बताएगी कि किस तरीके से हम सफल हैं या असफल हैं। इससे पहले मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड एक बात बता देता हूं कि ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि COP28 कहां होने वाली है। तो प्रस्तावित हो चुकी है, ठीक है, दुबई में होगी, 2023 में होगी, ठीक है, यूएई, ठीक है, देश, एंड दिस इज अ सिटी, राइट। तो COP28 कहां होगी, COP26 कहां हुई थी और COP27 कहां हो रही है, ये तीनों लोकेशन बड़ी जरूरी है, आपको इसे याद करना चाहिए, ठीक है। तो COP27 अभी इजिप्ट में आपको बता ही दिया, ठीक है, शर्म अल शेख। और COP28 जो है वो दुबई में होने वाली है, यूएई में, ठीक है। क्या है पूरी कहानी, आइए हम आपको बात करते हैं और बताते हैं। देखिए, प्रत्येक समय सारे देश का संगठन, सारे देश एक साथ मिल करके पर्यावरण की चिंताओं पर बात करना प्रारंभ करते हैं। हम इसको शुरू से नहीं ले आएंगे, अर्थ समिट से नहीं लेके आएंगे, हम इसको एक जरूरी लैंडमार्क से स्टार्ट करते हैं और वो है पेरिस अग्रीमेंट 2015। 2015 में एक अग्रीमेंट हुआ जिसे आपने पेरिस अग्रीमेंट कहा, क्योंकि ये पेरिस में हुआ था इसीलिए इसको हम पेरिस अग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो पेरिस अग्रीमेंट जो हुआ उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब हम लोग सीरियसली लेंगे और सीरियसली लेने के साथ साथ कुछ टारगेट्स बनाएंगे जिसके माध्यम से पर्यावरण को बेहतर किया जाए। तो कुछ टारगेट्स आपके सामने दिए गए हैं कि COP21 जो पेरिस में हुई थी उसके कुछ लक्ष्य ये थे कि हम कोशिश करेंगे कि 2 डिग्री से नीचे तापमान को लाने का प्रयास करेंगे। मतलब वैश्विक जो तापमान है, जो ग्लोबलाइजेशन पूरे ग्लोबल में जो क्या कहते हैं हीट हो रही है, मतलब कि जो ग्लोबल हीट बढ़ रही है उसको कम करके कितना लाना है, 2 डिग्री सेल्सियस तक लाना है, और आगे भी इसको कम करके 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने का लक्ष्य है। धीरे धीरे करेंगे, ये बात 2015 में कही गई। एक चीज और कहा गया कि हम धीरे धीरे लॉन्ग टर्म जो है टेम्परेचर के गोल को निर्धारित करेंगे और उसी के माध्यम से धीरे धीरे हम इसे कंप्लीट करेंगे। हालांकि 2015 की इस जरूरी मीटिंग के बाद कुछ कंट्रीज ने बहुत सारे प्लान बनाए और उस पर काम करने की बात हुई। तो 2015 के बाद धीरे धीरे ये चर्चा होती रही कि हम कैसे जो है इस पर काम करेंगे, बल्कि हमने इसके जांच पड़ताल के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर एक बैठक की भी बात की थी कि 5 वर्ष में देखेंगे क्या टारगेट पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद एक जरूरी समिट जो इसके पहले हुई थी COP26, जो कि ग्लासगो में हुई थी, ठीक है ना, स्कॉटलैंड यूके में, ठीक है,
ग्लासगो में होने के कारण इसी को ग्लासगो समिट भी कहा जाता है, ग्लासगो सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, ग्लासगो सम्मेलन में कुछ एक बातों पर चर्चा हुई। ठीक है, और ग्लासगो सम्मेलन के माध्यम से इस बात पर जोर दिया गया, देखा गया कि हम लोगों ने जो समझौते किए थे पेरिस एग्रीमेंट के माध्यम से, एक्चुअली पेरिस एग्रीमेंट के माध्यम से हम लोगों ने यह कहा था कि धीरे धीरे क्या करेंगे, हम चीजों को, कार्बन को न्यूट्रल करने का प्रयास करेंगे। हमने ये कहा था कि धीरे धीरे जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, इनकी खपत को कम करने का प्रयास करेंगे। इसमें बड़ी समस्या यह भी है कि जो डेवलप्ड नेशन है वो तो डेवलप कर चुके हैं, लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है उनको अगर एक साथ कह दिया जाए कि आप कार्बन उत्सर्जन बंद कर दीजिए तो मुश्किल है। तो इसीलिए उनके लिए चरणबद्ध तरीके से चीजों को कम करने की बात की गई थी। इतना ही नहीं कहा गया था, बल्कि इस बात पे भी चर्चा थी कि जो डेवलप्ड नेशन है वो क्योंकि पहले से उत्सर्जन कर चुके हैं और उनकी यह जिम्मेदारी है कि जो डेवलपिंग नेशन है उनको सपोर्ट करें और सब लोग मिलकर के एक फंड बनाएं जिससे कि बाकी कंट्रीज को मदद की जा सके। तो 2015 में जो भी समझौते हुए थे उसी के तहत जब 26 कॉप हुआ तो भारत ने पंचामृत मतलब 5 योजनाएं बताई कि हम जो है क्या करेंगे। जैसे भारत ने कहा था 2030 तक वो जो जीवाश्म ईंधन है उसकी क्षमता को 500 गीगावाट तक लेकर जाएंगे, मतलब कम करके उसे 500 गीगावाट तक ले जाएंगे। भारत ने दूसरी बात कही थी कि 2030 तक भारत 50% अपनी ऊर्जाओं की पूर्ति रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा, मतलब कि जिससे प्रदूषण नहीं होता है। सोर्सेज बदलेगा, वो जीवाश्म के माध्यम से नहीं करेगा बल्कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा को लाएगा। ये भारत के लक्ष्य है, टारगेट है। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की जो कार्बन तीव्रता है उसमें 45% से ज्यादा की कमी करेगा, लगभग 45% की कमी करेगा, ऐसा उसने कहा है। अब से 2030 तक उसने कहा था, मतलब भारत ने कहा कि वो लगभग 1 बिलियन टन की कटौती करने वाला है कार्बन उत्सर्जन में। ठीक है, जो लगभग उसका देखा जाए तो 45% होगा। इतना ही नहीं, भारत ने एक लक्ष्य और बनाया। उस लक्ष्य के तहत भारत ने कहा कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का प्रयास करेंगे, मतलब कि शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे। अभी एक टर्म आपने सुना, शून्य कार्बन उत्सर्जन, आगे चल के डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा अभी ध्यान रखिए। ये COP26 में इंडिया के द्वारा दिए गए 5 लक्ष्य हैं। ठीक है, तो कई बार डायरेक्ट प्रश्न ये बन जाते हैं कि भारत कब तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य बना रहा है, 2070 तक, और वो कब तक ये सोच रहा है कि 50% अपनी ऊर्जा को रिन्यूएबल कर देगा, तो 2030 तक। तो ये कुछ बातें जो है वो आपको ध्यान रखना है अपनी परीक्षा के अनुसार। चलिए थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते हैं तो एक्चुअली कार्बन उत्सर्जन जो है वो मतलब देश में जो ये हीट बढ़ती चली जा रही है उसके लिए जिम्मेदार कुछ गैसें हैं जिनका बार बार अर्थ समिट से लेकर आज तक चर्चा होती आई रही है। हम इसे ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस अगर हम सिंपल टर्म में बोले तो ऐसी गैसेस को कहा जाता है जिनकी उपस्थिति से पूरे विश्व का या पूरे देश का, विश्व का तापमान जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे गैसें जो अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेती हैं और वो ऊपर फिर से उसे वापस नहीं जाने देती, तो ऐसी गैसेस को हम लोग बोलते हैं कि वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इन सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूं तो यह समझ के रखिए कि जो भी मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में, मतलब कि तापमान पृथ्वी का बढ़ाने में जो मददगार कर, मतलब जो हेल्प कर रही हैं गैसें, हालांकि हेल्प करना एक नेगेटिव टर्म है यहाँ पे, लेकिन अगर जो गैसेस जिम्मेदार हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए, उन्हें ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, मतलब जो फ्लोरोनाइज, जो एसी, फ्रिज, इन सब से जो गैसें निकलती है ना वो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। वो ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उत्तरदायी गैसें हैं। उसके बाद देखा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो है आपकी सेकंड नंबर पे उत्तरदायी गैस है। उसके बाद मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार है। इन्हीं 4 गैसों को प्रमुख जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है, क्योंकि अब कभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या होता है, राइट। अभी इतना ध्यान रखिए कि ग्रीन हाउस गैसेस ये हैं, इन्हीं सबको कम करने के लिए लगातार सबमिट की जाती है और बात की जाती है। अच्छा, ये एक साथ तो कम होगी नहीं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लगभग 76%, ठीक है, उत्तरदायी है। ये मानव के द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो हम इसे तो कम से कम कोशिश करके कम कर सकते हैं। और जो देखा जाए तो मनुष्य जो है मीथेन, फिर उसके बाद ये टोटल, ये जो है एक तरह से बाय द ह्यूमन
इंटरफेयर जो है हम लोग इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की वजह से जो है, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस है, तो ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस है जो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती है। ह्यूमन मतलब मनुष्यों के द्वारा अगर दिया जाए तो जो मनुष्य कारण है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए एक वर्ड है, अब ये कॉप 25 में जितने भी टारगेट बनाए गए थे, कॉप 26 में कितने टारगेट पूरे हुए, कितने नहीं हुए, इस पर चर्चा कॉप 27 में की जाएगी। इतना ही नहीं, हम आपको यह बता दें कि सभी लोगों ने मिलकर के $100 बिलियन का एक लक्ष्य भी बनाया था कि हम जो है $100 बिलियन इकट्ठा करेंगे ताकि जो कमजोर देश हैं उनकी मदद की जा सके। हालांकि ये संभव नहीं हो पाया, कोविड आ गया, और इसलिए हमने इस टारगेट को और बढ़ा करके 2023 तक किया। 2023 में भी संभव नहीं है तो हो सकता है इस टारगेट को 2025 तक में पूरा करने की बात हो रही है। लेट्स सी कॉप 27 में जो रिजल्ट आएगा कि कितना ज्यादा हम पूरा कर पाए। एक टारगेट मैं बता देता हूं, केवल अभी तक मतलब 2022 तक हम केवल 15% ही, मतलब कि $100 बिलियन में से $15 बिलियन ही इकट्ठा कर पाए थे। कुछ टर्म है जो बहुत जरूरी है, जैसे कि एक टर्म आप सुनते हैं नेट जीरो। अभी चर्चा हुई थी कि नेट जीरो क्या है, तो नेट जीरो का मतलब यही है कि कोशिश करके जो है वो ग्रीन हाउस गैस को कम करके जीरो तक ले आना है। ठीक है, अच्छा किसी भी गैस को नेट जीरो करने के लिए हमारे पास, विशेष तौर पे कार्बन न्यूट्रल होने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक है कि हम सारी इंडस्ट्रीज को बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें जिससे कि कार्बन उत्सर्जन होता है और हमारे देश में कार्बन उत्सर्जन शून्य हो जाए। एक मेथड ये है। एक मेथड और है कि जैसे मान लीजिए कि 100 केजी कार्बन हमारा देश उत्सर्जित कर रहा है, तो हम 100 केजी कार्बन को एब्जॉर्ब करने वाले पेड़ पौधे ऐसी कुछ व्यवस्था कर दें जिससे कि 100 केजी अगर उत्सर्जित हुआ और 100 केजी जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, तब पर भी वो देश कार्बन न्यूट्रल देश कहलाएगा। पेरिस एग्रीमेंट में ही एक नया शब्द आया था जिसे हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए भारत ने कहा था कि हम 100 केजी जो है वो कार्बन को कम करेंगे, ये एग्जांपल है समझाने के लिए, और भारत ने जो है वो 200 केजी कार्बन को मतलब कम कर दिया। तो भारत ने 100 केजी ज्यादा अपने लक्ष्य से काम कर लिया, तो उसे 100 केजी की क्रेडिट मिल जाएगी। अगर वो चाहे तो इस 100 केजी की क्रेडिट कुछ दूसरे राज्यों को बेच सकती है, भारत के द्वारा बेचा जा सकता है, ताकि वो अगर अपने लक्ष्य को पूरा ना कर सके तो भारत को उसके एवज में पैसे देकर के वहां से क्रेडिट खरीद सकते हैं। हालांकि ये क्रेडिट एक ही साल के लिए वैलिड होगी, यह भी बात उसी में कही गई थी। तो कार्बन क्रेडिट मतलब कि लक्ष्य से ज्यादा कार्बन को जब आप कम कर लेंगे तो इसका मतलब जितना ज्यादा करेंगे वो कार्बन क्रेडिट के रूप में आपके साथ रहेगा। ठीक है ना। तो कार्बन जीरो या नेट जीरो लाने का दो तरीका मैंने बताया, एक खुद पूरा शून्य कर दो, और या तो फिर जितना उत्सर्जित करो उतना ही एब्जॉर्ब करने की व्यवस्था कर दो। ठीक है, तो ये टर्म कार्बन क्रेडिट जब चर्चा में आता है, न्यूज़पेपर में खूब रहता है, तो आप इसे समझ सकते हैं। ऐसे ही क्लाइमेट फंड, अभी मैंने बात की थी कि क्लाइमेट फंड मतलब क्लाइमेट के लिए फंड, सारे लोगों ने मिलकर के कॉप 26 में ही कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि बात करें कि कितना ज्यादा फंड की व्यवस्था की जा सके। मैंने कहा था कि इन्होंने सबसे पहले $100 बिलियन को फंड बनाया था। एक्चुअली इन्होंने कहा था कि 2020 तक इसे पूरा कर लेंगे, नहीं पूरा कर पाए, 2023 तक लक्ष्य रखे। ठीक है ना। 2020 में जब नहीं पूरा हुआ, लक्ष्य बढ़ा के 2023 और इसे बढ़ा करके 2025 तक भी ले जाने की संभावना है। तो क्लाइमेट फंड क्या है, सारे सदस्य देश मिलकर के कुछ एक फंड की व्यवस्था करेंगे जिससे कि जो दूसरी कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद की जा सके इस फंड से। इसी फंड का नाम क्लाइमेट फंड रखा गया है। ठीक है। एक और टर्म बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है न्यूज़पेपर में या इस समिट को लेकर के, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि हर एक देश जो है वो कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करेगा, लेकिन जो लोग बड़े लोग हैं उनको ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे देखो यूएस, चाइना, ये सब ऐसे देश हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जित किया है अपने डेवलपमेंट में, और अब जैसे भारत और चाइना, भारत हो गया, चाइना हो गया, छोटे छोटे जो ऐसे देश हैं जो अब डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आप बड़े देश क्या करेंगे, तुम बंद कर दो कार्बन उत्सर्जन। तो आप तो जब करना था तो आपने तो कर लिया, अब हमारे समय में आप कार्बन को न्यूट्रल करने की बात कर रहे हो। तो भैया आप बड़े लोग हो, इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी। हम अभी डेवलपिंग है, तो जो डेवलप्ड नेशन है उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यही है डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
एम सबका कॉमन है, सबका उद्देश्य पृथ्वी को सुरक्षित करना है, लेकिन जो डेवलप्ड हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारा कार्बन एमिशन किया है, अब उन्हें छोटों को मतलब डेवलपिंग नेशन को सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें ज्यादा, भाई उन्होंने डेवलप किया है तो पर्यावरण के कॉस्ट पर करी है ना, तो उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बियर करनी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि हम ध्यान रखें विकसित देश कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करें। ठीक है, कहा गया है कि जो विकसित देश है वो अल्प विकसित देशों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी लें, इसी को बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपको ये पता चल गया होगा कि COP27 कहाँ हो रहा है, आपको ये पता चल गया होगा COP28 कहाँ होगा, आपको ये पता चल गया कि COP26 कहाँ हुआ था, कल ग्लासगो समिट पूछ ले, ठीक है, और ऐसे ही क्या कहते हैं ये इजिप्ट वाला समिट पूछ ले, ठीक है ना। ऐसे ही आपसे ये पूछ ले कि 28 यूएई में सऊदी क्या कहते हैं यूएई में होने वाला है, तो इस तरह से आप आसानी से चीज़ों को बता पाएंगे। ठीक है, तो COP27 में अगर कुछ नई बातें आती हैं, कोई नए मुद्दे आते हैं, कोई नया संकल्प आता है, तो हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। न्यूज़पेपर में ये सारे टर्म्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते रहते हैं, और आपको नहीं पता होता है तो आप कई बार सोचते हैं ये क्लाइमेट फंड क्या है, जलवायु फंड क्या है, और ये नेट जीरो क्या है, कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है, और ऐसे ही कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार जो गैसें हैं, मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये पंचामृत जो है 5 लक्ष्य आपने ध्यान रखे होंगे। यहाँ से कुछ अगर प्रश्न बनते हैं तो आप इन दोनों को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए कल की 10 मिनट की सीरीज में कुछ नए टॉपिक को लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।